हमारी और आपकी घड़ियों में बज चुके हैं 9 और जैसे ही 9 बजता है हम हाजिर होते हैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए लेकर एक लाइव सेशन। और ये सेशन हम रोज़ लेकर आते हैं, संडे को छोड़कर हर दिन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक। बज चुके हैं 9 तो स्टार्ट करते हैं आज के लाइव सेशन की। लाइव सेशन में आज हम आपके बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक के वो टॉपिक है सल्तनत कालीन के अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, जो सल्तनत काल था। सल्तनत काल में अब तक हम बात कर चुके थे आपसे एक एक टॉपिक की, चाहे गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो या तुगलक वंश हो। अब हमारे पास जो अंतिम पड़ाव में जो हमारे पास 2 वंश और बचे हैं, उसमें है एक सैयद वंश और दूसरा लोदी वंश। ये दोनों बड़े ही छोटे छोटे डायनेस्टी हैं, बहुत ही छोटे छोटे इनका कार्यकाल था। तो आज हम अपने लाइव सेशन में इनकी बात करेंगे और उसके बाद आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे हम सल्तनत कालीन आर्किटेक्चर के बारे में। आप देखेंगे बेहतरीन बेहतरीन आकृतियां हमारे साथ, बेहतरीन बेहतरीन कलाकृतियां। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने ट्रेडिशनल पार्ट को शुरू करेंगे, जहां हम बात करेंगे आपसे सल्तनत कालीन सैयद वंश के बारे में। दोस्तों, तो सबसे पहले अब तक हमने आपसे जो बात की थी, आपने देखा होगा कि हमने आपसे मामूलक वंश या गुलाम वंश की बात की थी, फिर हमारी बात हुई थी खिलजी वंश पे, उसके बाद तुगलक वंश में, और बीच में यहाँ पे आता है सैयद वंश। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे लोदी वंश के बारे में। हमारी इन तीनों पे बातें हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास 2 बचता है सैयद और लोदी। उसके बाद हमारा सल्तनत कालीन होगा पूरी तरह से समाप्त। फिर हम चलेंगे मुगल काल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही बात करेंगे कि हमारी बात होगी आपसे सैयद वंश से। सैयद वंश एक छोटा वंश का कार्यकाल होता है, 1414 से लेकर 1451 के बीच में यह शासन करता है दिल्ली पे। एक बहुत ही छोटे से शासन क्षेत्र में है। आपको शासन क्षेत्र दिखा देते हैं कितने शासन क्षेत्र पे है। ये छोटा सा इसका साम्राज्य होता है यहाँ पर दिल्ली के आसपास या उत्तर प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र में। आप देखेंगे इस समय तक कई छोटे छोटे साम्राज्य डेवलप हो चुके हैं। बंगाल स्वतंत्र हो चुका है, गोंडवाना हो चुका है, राजपूत हो चुके हैं, मालवा हो चुका है, बहमनी हो चुके हैं। तो ये छोटे छोटे साम्राज्य दिल्ली के चारों तरफ विकसित हो चुके थे। और एक जो दिल्ली का केंद्र था, वहाँ पे जो शासन था सैयद वंश का। सैयद वंश में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से 4 शासक आते हैं। पहला आता है खिज्र खां। ये जो होता है खिज्र खां, ये इस वंश का संस्थापक होता है। और दूसरा होता है मुइज़्ज़िन मुबारक शाह। और उसके बाद जिसका कार्यकाल 1421 से लेकर 1434 तक होता है, बहुत छोटे छोटे कार्यकाल हैं इनका। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। पहले मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, उसके बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह। ये 4 शासक मुख्य रूप से सैयद वंश में आते हैं। और ये सैयद वंश 4 शासकों से मिलकर चलता है। तो इसमें जो 3 शासक हैं, इनमें हम बात करेंगे। जो 3 मुख्य हैं, उनमें से 3 नहीं बल्कि 2 ही मुख्य कहें, उन 2 की हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे आपसे सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां के बारे में। ये इमेज देख रहे हैं आप, ये इमेज खिज्र खां की है। खिज्र खां के बारे में अगर कुछ विशेषताएं हैं तो सबसे पहले विशेषता है कि वो सैयद वंश का संस्थापक था। दूसरा, वो स्वयं को पैगंबर आपको हमने बताया था जब मिडवल हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी, मिडवल, तो उसमें हमने बताया था कि पैगंबर कौन थे। पैगंबर जब इस्लाम के उदय की हमने बात की, हजरत मोहम्मद की हमने बात की थी। और ये बताता है कि हम पैगंबर के वंशज हैं, पैगंबर के ही वंश के हम हैं। और कौन वंश? सैयद वंश जोड़ता है। पूरी मध्यकालीन इतिहास में पहली बार सैयद वंश अपने आप को पैगंबर से जोड़ता है। अब तक लोग खलीफा से जोड़ते थे, लेकिन इसने खुद को पैगंबर से ही का वंशज माना। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की कभी भी। जो सैयद वंश है, इसने अपने आप को, जो खिज्र खां है, सुल्तान नहीं कहा और ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ये लोगों के बीच जब जाता था तो ये चटाई लेकर चटाई पर ही बैठता था एक साथ, और चारों तरफ से लोग बैठ कर बातचीत करते थे। ये गद्दी पर नहीं बैठता था। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये है। इसके बाद सैयद वंश के बाद जो महत्वपूर्ण शासक दूसरा आता है खिज्र खां के बाद, वो होता है मुबारक शाह। मुबारक शाह में बहुत महत्वपूर्ण कुछ फीचर नहीं है, लेकिन एक बात केवल महत्वपूर्ण है जिसके कारण इसकी हम चर्चा करते हैं अपने इस डिस्कशन में, वो है ये दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान था। दिल्ली का एकमात्र, दोस्तों, हाँ सही बता रहे हैं, दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो अपने पिता के जीवन काल में शासन बना, जो अपनी पिता के जीते जी ही शासक बन जाता है। नहीं तो पूरे सल्तनत काल में अब तक कोई भी ऐसा शासक नहीं बना जिसके पिता जीवित हो। ये
प्रश्न पूछे तब जा सकते हैं जब बहुत ही और सबके बहुत ही तुक्के टाइप बहुत ऐसे प्रश्न बनाएंगे जो खोजी टाइप हो। तो जैसे एक बार पूछ लिया था कि महात्मा गांधी की लाश को कंधा किस मुसलमान ने दिया, तो ऐसे ऊट पटंगे अगर प्रश्न पूछेंगे तो ऐसे प्रश्नों की संभावना बनती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आइए इतनी की ही पीपीटी देखेंगे। फिर इसके बाद जो वंश स्टार्ट होता है वो होता है लोधी डायनेस्टी। तो लोधी की बात करेंगे, लेकिन लोधियों की बात करने से पहले सैयद की हम पीपीटी देख लेते हैं। सैयद वंश पे हमने आपको क्षेत्र को दिखाया। आइए ये था आपके पास सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 के बीच में था। खिज्र खां इसका संस्थापक है। 1414 से लेकर 1421 के बीच में शासन करता है। और इसमें 4 वंश हैं, 4 शासक हैं। एक मोइनुद्दीन मुबारक शाह और मोहम्मद शाह, और उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र खां के बारे में मैंने बात की। सैयद वंश का संस्थापक है, स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता है। ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया बल्कि रैयत आला की उपाधि लेता है कि हम इस रैयत के आला हैं। उसके बाद जो शासक होता है वो होता है मोइनुद्दीन मुबारक शाह। बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं होता, इसके काल में बहुत सारी घटनाएं नहीं होती, केवल खाने और जीने की बात करता है, अपनी जीवन काटता है। उसके बाद एक शासक आता है मोहम्मद शाह जो आप देखेंगे तो इसके काल में भी कोई घटना नहीं है। बस मुबारक शाह में एक महत्वपूर्ण घटना क्या होती है कि दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान बनता है जिसके शासनकाल में उसके पिता उसके समय जीवित रहते हैं। और जितने भी शासक बनते हैं, चाहे मोहम्मद शाह हो चाहे अलाउद्दीन आलम शाह हो, ये सब बस अपनी आजीविका को निकालने के लिए ही शासक बनते हैं और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इनके जीवन काल में नहीं होती जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। हाँ, अय्याश टाइप तो बिल्कुल रहे होंगे दोस्तों, बिल्कुल सत्य आप बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं होगी जो हमारे एग्जाम में आपसे पूछी जाए। तो इतनी ही बात हम सैयद पे करेंगे। सैयद के बाद हम आपसे बात करेंगे जिस काल की, वो होगी लोधी डायनेस्टी। लोधी एक महत्वपूर्ण काल है जहाँ से प्रश्न संभावित होते हैं, प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए अब लोधी की हम चर्चा करें। लोधी काल में अगर हम बात करेंगे तो लोधी काल में हम आपको दिखाएंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। उसमें आपके वंशज के बारे में बात करेंगे कि लोधियों का वंश कौन सा था, कितने लोग लोधी में थे। तो लोधी वंश की डायनेस्टी पहले आपको हम डायरेक्ट पीपीटी में ही दिखाएंगे कि कौन कौन से लोधी वंश थे। लोधी वंश में अगर देखें तो वंशावली में सबसे पहले बहलोल लोधी इस वंश का संस्थापक होता है और यह भी सिंहासन पर नहीं बैठता। अब दूसरी चीज़ अगर देखेंगे तो दूसरा होता है शासक सिकंदर लोधी ये हिंदू माँ का पुत्र होता है जिनकी माँ का नाम जयवंत था। और उसके बाद शासक आता है इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी ही एक ऐसा शासक होता है जिसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है और दिल्ली की सत्ता पर महान मुगल का शासन आता है, यानी मुगलों का शासन आता है। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और युद्ध में इब्राहिम लोधी बुरी तरह से पराजित होता है। अब देखेंगे, अब पहली बात अगर बात करें जो ये लोधी डायनेस्टी थी, जो लोधी वंश था, ये अफगान शासक थे और पहली बार लोधियों के द्वारा भारत पर अफगानियों की सत्ता स्थापित होती है। ये थी लोधी की वंशावली। अब बात करते हैं लोधी की डिटेल के बारे में। लोधी की डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो हमने बताया कि सबसे पहले आते हैं कौन, लोधी वंश के संस्थापक जिनका नाम था बहलोल लोधी। जो आपको इमेज दिख रही है ये बहलोल लोधी की इमेज है। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण जो शासक आते हैं उनका नाम था सिकंदर लोधी, ये है सिकंदर लोधी। उसके बाद तीसरे आते हैं आपके इब्राहिम लोधी जिनसे बाबर का युद्ध होता है। और कौन सा युद्ध, पानीपत प्रथम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1526 डेट, समय, कौन कौन योद्धा एकदम जबान पे रहना चाहिए। ऐसे ही जैसे ही आप रामायण और के दोहे आपको कुछ याद होते हैं, जैसे आपको जैसे आपको हनुमान चालीसा याद होता है, ऐसे ही आपको ये डेट याद होनी चाहिए, जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। आइए तो सबसे पहले हम बात करेंगे किनकी, हम बात करेंगे आपसे बहलोल लोधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये देखेंगे, ये पहला जो जौनपुर के सरकी शासक होते हैं, इन सरकी शासकों को पराजित करता है, जौनपुर के सरकी शासकों को हराता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, अच्छा जौनपुर के कौन शासक का नाम था दोस्तों हुसैन शाह को यह पराजित करता है। कौन, जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित करता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कौन है, लोधी वंश का संस्थापक है और यह भी सिंहासन पर नहीं बैठता है, यह भी कालीन का प्रयोग करता है, यह भी बैठने पर कालीन का प्रयोग किया करता है। और दूसरा महत्वपूर्ण शासक इसके बाद होता है सिकंदर लोधी से रिलेटेड जैसे इसका नाम याद आए तुरंत आपको आगरा शहर याद आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आगरा शहर की स्थापना
1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे उसका नाम याद आए आपको याद आ जाना चाहिए कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में। और दूसरी बात अगर देखें तो सिकंदर लोदी ये एक हिंदू माता से पैदा हुआ संतान था, जिनकी माता का नाम था जयबंद। जयबंद। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल शामिल होते रहिए, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी अभी आप लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए और आगे पढ़ते रहिए। टाइम आपको बता दें कि समय हो चुका है 9:10 हमारी घड़ी में अभी बज रहे हैं। आप ज्वाइन कीजिए और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग फैला पाए, ज्वाइन हो। ठीक है दोस्तों, कमेंट करते रहिए। हम बात कर रहे हैं सिकंदर लोदी के इतिहास के बारे में। सिकंदर लोदी को हमने बताया कि ये हिंदू माँ जयबंद का पुत्र था। 1504 में एक शहर की स्थापना करता है, जिस शहर का नाम है आगरा। आगरा, वही आगरा जहाँ आगरा का ताजमहल आप याद करते हैं। और इसने जो एक माप अपने शासनकाल में चलाया, जिस माप को कहते हैं क्या? जिस माप का नाम था गज ए सिकंदरी। इसके नाम से ही ये माप था, गज ए सिकंदरी के नाम से इसे कहते हैं। और ये जो इसकी एक छवि बड़ी ही अलग निकल कर आती है, शासक के अलावा ये कवि भी है। ऐसे ही कवि की चर्चा हमने की थी हर्ष के काल में। हर्ष को बताया था कि उसने भी वो भी कवि था, उसने भी कई रचनाएं की थी। हमने बताया था कि उसने रत्नावली लिखी थी, प्रियदर्शिका लिखी थी। और इसके साथ ही ऐसे ही कवि हुआ करता था, कौन? ऐसे ही कवि हुआ करता था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी एक अपनी कविताओं को जिस संग्रह में लिखता था उसका नाम था गुलरुखी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ये गुलरुखी एक संग्रह है जिसकी कविताओं का, जिसे गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। और इसकी जो भाषा हुआ करती थी, लैंग्वेज हुआ करता था, लैंग्वेज यूज करता था फारसी। इसकी कविताएं फारसी भाषा में लिखी गई हैं। ये थी डिटेल बातें आपके सिकंदर लोदी की। और सिकंदर लोदी के बाद जिस शासक की हम बात करेंगे वो शासक हमारा होगा अब कौन? अब हमारा यात्रा पहुंच चुकी है, हमारी यात्रा सुल्तान इब्राहिम लोदी की। सुल्तान इब्राहिम लोदी ये 1517 में शासक बनता है और 1526 तक शासक रहता है। 26 इस घटना के लिए इतिहास की दृष्टि से भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण 1526 है। क्यों? क्योंकि इसी के शासनकाल के बाद, इसी सन के बाद, इसी समय के बाद भारत में महान मुगल आते हैं, बाबर आता है। और जो महान मुगल जो आते हैं भारत की सत्ता को एक बार फिर जमकर इकट्ठा करते हैं, उनकी क्षेत्रीय शक्तियों को समाप्त करते हैं और फिर भारत को एक महान भारत में तब्दील करते हैं। अगर इसके बाद अगर हम आपको दिखाएं, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी बात अब पहुंचेगी कहाँ पे? इब्राहिम लोदी पर। इब्राहिम लोदी के बारे में आपको क्या जानना है? जी हाँ दोस्तों, अगर ये युद्ध के बाद यहाँ पे बाबर आता है और इन्हें मारता है तो यानी ये अंतिम शासक होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, ये अंतिम शासक होंगे। कहाँ के? लोदी वंश के या सल्तनत काल के। दूसरी बात, अगर ये युद्ध होता है कहाँ पे होता है? हमने बताया पानीपत में। कब होता है? 1526 में, यानी ये पानीपत के युद्ध में शामिल होता है। अगर एक चीज और देखें कि जब एक गद्दी पर आते हुए बैठा था तो बड़ा ही उत्साहित था, बहुत ही अपने आप को दिखाता था, बड़ा ही कॉन्फिडेंस में था। और जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसने उत्साहित होकर कहाँ पे आक्रमण कर दिया? मेवाड़ पर। और जब मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो मेवाड़ के शासक होते हैं राणा सांगा। राणा सांगा वहां का शासक हुआ करता था मेवाड़ का। और मेवाड़ के शासक जैसे ही आक्रमण होता है, दोनों सेनाएं इब्राहिम लोदी और बाबर की एक दूसरे के सामने, राणा सांगा की एक दूसरे के सामने आती हैं, तो इब्राहिम लोदी बुरी तरह से पराजित होता है और राणा सांगा यहाँ से विजयी होता है। यही वो पृष्ठभूमि है जहाँ से इब्राहिम लोदी को राणा सांगा दिल्ली की सत्ता से हटाना चाहेंगे और बाबर को निमंत्रण भेजेंगे। यही वो पृष्ठभूमि है। कौन सी? कि ये जैसे ही सत्ता में आता है 1517 में, उत्साहित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और मेवाड़ पर जब आक्रमण करता है तो बुरी तरह पराजित होता है। उनके बीच एक संधि होती है, संधि के बाद ये फिर दिल्ली वापस आ जाता है। लेकिन यहीं से राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हो जाते हैं? मतभेद। ये मतभेद आगे जाकर 1526 में पानीपत युद्ध का कारण बनेगा और राणा सांगा लिखित रूप से बुलावा भेजते हैं। किसको बुलावा भेजते हैं? बाबर को, कि जो बाबर अपने बचपन से ही भारत से बड़ा ही आकर्षित हुआ करता था, उसे बस एक ही बुलावे का इंतजार था और वो बुलावा की कसर पूरा कर देते हैं। कौन? राणा सांगा।
और राणा सांगा जब उसे बुलावा देते हैं तो निसंदेह भारत की ओर आक्रमण करता है। और उन्हें उम्मीद ये थी राणा सांगा की कि जैसे ही जो भारत में अन्य आक्रमणकर्ता आए कि आक्रमण किए, भारत को लूटे और लूट कर चले गए, ऐसा ही बाबर भी करेगा। लेकिन बाबर की मंशा कुछ और ही थी। वो बाबर भारत में आक्रमण करता है और जब भारत पे आक्रमण करता है तो इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराने के बाद यहाँ पर सत्ता स्थापित करता है और महान मुगल भारत में शामिल हो जाते हैं। यही रीजन है कि फिर राणा सांगा का मतभेद हो जाएगा किससे? बाबर से। और फिर बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होगा। फिर बाबर वहाँ विजेता होगा, राणा सांगा पराजित होंगे। तो अपने ही करने पर बड़े ही पछताएंगे राणा सांगा यहाँ पर। तो ये थी पानीपत तक की हमारी कहानी, यानी सल्तनत काल की पूरी कहानी। इतनी की अगर आपको बातें क्लियर हो तो दोस्तों इतनी चीज़ की हम PDF देख ले तो कोई बुराई तो नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन करते रहिए हमारे सेशन को। आपका टाइम हो चुका है 9:18। जी हाँ बिल्कुल, चलिए आइए ज्वाइन कीजिए। अवेसम कोर्स है, बिल्कुल आइए चलते हैं। हम आपको PPT दिखाते हैं जहाँ तक हमारी बात हुई है। हमारी बात कहाँ से हुई? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का अंतिम चरण 1526 था। कौन सा? पानीपत का युद्ध। हमने आपको यहाँ पे एक चीज और बताई, कौन सा? कि राणा सांगा से उत्साहित होकर लड़बड़ता है और हार जाता है, और यही पृष्ठभूमि होती है पानीपत युद्ध की। और आप देखेंगे ये इमेज हमने बताया कि ये राणा सांगा है, ये बाबर हैं, और ये इब्राहिम लोदी। दोनों का युद्ध होता है, बुरी तरह से पराजित होते हैं और विजयी होता है कौन? बाबर। और बाबर के इस विजय के कई कारण होते हैं। गोले बारूद का यूज होता है। जब हम मुगल काल स्टार्ट करेंगे तो इसकी हम चर्चा करेंगे। इस पॉइंट पे हमारी एक बार भी और बात होगी, कब? जैसे ही हम मुगल काल स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आगे चलेंगे तो हम बात करते हैं आपसे PPT के बारे में। वंशावली आपको बता दी थी। उसके बाद हमारी जो बात होनी थी बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था और ये सिंहासन पर नहीं बैठता था, कालीन का ये भी प्रयोग करता था। एक शासक हमने और बताया जिनकी कालीन की चर्चा मिलती है, वो सैयद वंश का संस्थापक था। उसके बाद ये देखेंगे, ये जौनपुर के सरकी शासकों को हराता है और स्थापित, और जो शासक वहाँ पे था वो हुसैन था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही याद कर पा रहे हैं। खिज्र खां था वो, आपको सही याद आ रहा है। ठीक है। और दूसरी जो शासक यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी एक हिंदू माँ का पुत्र था। एक और इतिहास में हमने आपको बताया था कि वो भी हिंदू शासक, हिंदू माँ का पुत्र हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको सही याद आ रहा है कि वह फिरोज शाह तुगलक था, जिसकी माता का नाम नैला देवी था। एकदम बिल्कुल सही याद कर रहे हैं। और ऐसे ही सिकंदर लोदी, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, दोनों को फूट दे देगा, सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक, कौन सा हिंदू की माँ की हिंदू की संतान है? तो दोनों हैं। जो सिकंदर लोदी है, इनकी माता का नाम जयबंद था, ये भी हिंदू थी। और जो फिरोज शाह तुगलक है, उनकी माता का नाम नैला देवी था, वो भी हिंदू थी। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और जैसे सिकंदर लोदी की चर्चा आती है, आपको दिमाग में 1504 नाच जाना चाहिए, आगरा घूम जाना चाहिए, पूरा ताजमहल याद आ जानी चाहिए कि जो 1504 में इसने आगरा की स्थापना की, बहुत पूछा जाता है। और गजे सिकंदरी नामक का माप चलाया, और ये कवि हुआ करता था, फारसी में कविताएं लिखता था, और जिसकी जो संग्रह है उसे गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोदी के बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का अंतिम बादशाह होता है, और ये आप देखेंगे 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ता है। किससे? बाबर से लड़ता है। और गद्दी पर आते ही ये ग्वालियर का अभियान करता है, उत्साहित होकर ये मेवाड़ का अभियान करता है, और वहाँ पर राणा सांगा से युद्ध करता है, और वहाँ से पूरी तरह पराजित होता है। और पराजित होने के बाद राणा सांगा और इनके बीच में दिल्ली की लेकर एक प्रतिस्पर्धा सी होती है। तो दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए बाबर को निमंत्रण दे बैठता है, और 1526 में आप देखेंगे बाबर जीतता हुआ आगे बढ़ता है। और यही भूमि होती है उनके निमंत्रण के बाद 21 अप्रैल 1526 का दिन होता है। 21 अप्रैल, जी हाँ दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों सेनाएं आकर मिलती हैं। कहाँ पर? पानीपत पर। और जब पानीपत पर आती हैं तो एक भीषण युद्ध होता है, जहाँ पर बाबर जीतता है, विजय होता है, और इब्राहिम लोदी का हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इब्राहिम लोदी मारा जाता है युद्ध में। और ऐसे ही नहीं दोस्तों, एक और फैक्ट है, इब्राहिम लोदी एकमात्र दिल्ली का ऐसा दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जो युद्ध में मारा जाता है। अब तक जितने भी सुल्तान चाहे तुगलक वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे सैयद वंश हो, अगर सत्ता से हटे हैं, अगर मारे गए हैं, तो युद्ध में नहीं मारे गए हैं, किसी कारण से मरे हैं। तो ये जो इब्राहिम लोदी है, ये युद्ध में ही मारा जाता है। तो इतनी बातें अगर आपको स्पष्ट हो तो इसके बाद हम बात करेंगे सल्तनत कालीन कुछ टैक्स के बारे में, कुछ कर के बारे में।
तो आइए सल्तनत काल के कुछ करों को देखते हैं कौन से कर थे। सल्तनत काल में आपने जजिया का नाम सुना होगा, जकात सुना होगा, खम्स सुना होगा, खिराज और उस इन सब की बात करने के अलावा हम आपको अन्न भी बताएंगे कि घरई क्या होता है, चराई क्या होता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझ लेना होगा। यहाँ पे हम एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी होगी। देखिए, जो सल्तनत कालीन था, यहाँ पे धर्म का प्रभाव हुआ करता था। धर्म के आधार पर यहाँ पे दो टैक्स चल रहे थे। एक ऐसा टैक्स जो हिंदुओं पर लगाया जाता था और एक ऐसा टैक्स जो मोहम्मडन पर लगाया जाता था। धर्म के आधार पर अगर देखें तो जो टैक्स मुसलमान पर लगाया जाता था, जो मुस्लिम पर धर्म के आधार पर लगाया जाता था, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जकात। क्या कहते हैं? जकात। यहाँ पे देखें, ऐसे देख लीजिए दोनों। जकात जो टैक्स है ये धर्म के आधार पर लगाया गया, किसको? मुसलमान भाइयों के ऊपर टैक्स था। क्लियर? जिसकी जो दर हुआ करती थी बिल्कुल भी बताएंगे, लेकिन पहले समझ लें। और ऐसा टैक्स जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, ये भी धर्म के आधार पर, वो था जजिया। यानी दो टैक्स हुए धर्म के आधार पर, जकात और जजिया। जकात लिया जाता था मुसलमान भाइयों से और जजिया लिया जाता था गैर मुसलमान लोगों से। गैर मुसलमान लोगों में कौन? गैर मुसलमान लोगों में ब्राह्मण को छोड़कर सभी लोग शामिल थे, चाहे वैश्यों, शूद्रों, क्षत्रियों, सब। लेकिन उसमें छूट थी जो वृद्ध हो चुके हैं उनको, जो विकलांग हैं और जो ब्राह्मण हैं। आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यही जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर भी लागू होता है, जिससे ब्राह्मण बड़े ही नाराज होते हैं। अब जजिया कर सबसे पहले वसूलने वाला जो शासक था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था अपने क्षेत्र में। और इसे जो जजिया कर पे करता है, देता है जो हिंदू भाई, उसे जिम्मी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बातें स्पष्ट। जजिया क्लियर, जकात क्लियर, क्रिस्टल एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर से बता देते हैं, जकात मुसलमान भाई धार्मिक रूप पे देते थे और जजिया हिंदू लिया करते थे। यानी ऐसा टैक्स जो धर्म के आधार पर लिया जाए वो दो प्रकार के थे, एक जकात था, एक जजिया था। जकात मुसलमान दिया करते थे और जजिया हिंदू दिया करते थे, एकदम स्पष्ट। अब बात कर लें कि जो जकात, जो जजिया था, जजिया की जो दर थी ये ज़्यादा थी और जकात का जो दर था वो केवल 2.5% हुआ करता था, कम थी। तीसरी कर, इसके अलावा एक कर की अगर हम बात करें तो वो कर कौन सा है? वो कर भूमि के आधार पर था। अब तक धर्म के आधार पर बताया, भूमि के आधार पर भी टैक्स लिया जाता था और भूमि के आधार पर भी बंटवारा हिंदू और मुसलमान में हो रहा था। कैसे? अब बात करें कि अगर कोई टैक्स भूमि के आधार पर लिया जा रहा है, अगर वो मुसलमान भाई की भूमि है, मुसलमान की भूमि है, तो उसे उस्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेक्स्ट हम बदल लेते हैं, उसे उस्र कहा जाता था। लेकिन अगर वही भूमि हिंदू की है तो उसे क्या नाम दिया जाता था? उसका नाम था खराज। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दोनों आपको दिखा देते हैं, ये दोनों आप देख लें। ये आपको एक उस्र दिख रहा है और एक खिराज या खराज दिख रहा है। अगर भूमि के आधार पर, भूमि को आधार मानकर टैक्स वसूला जा रहा है कि मुसलमान की भूमि है और हिंदू की भूमि है, तो अगर मुसलमान की भूमि होती है उस पर जो टैक्स लिया जाता था वो टैक्स था उस्र। कम इसकी दर होती है, 1/5 से लेके 1/10 भाग तक लिया जाता था। लेकिन जो गैर मुसलमान से लिया जाता था, जिसे खराज या खिराज के नाम से जानते हैं, ये 1/3 लिया जाता था, लेकिन 1/2 तक वसूला है अलाउद्दीन खिलजी ने। बातें यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट। फिर बताते हैं, धर्म के आधार पर जकात लिया गया, जजिया लिया गया। जकात मुसलमान से, जजिया हिंदू से। और भूमि के आधार पर लिया गया खम्स और खिराज। जो खिराज लिया गया ये गैर मुसलमान से लिया गया, हिंदू से लिया गया, और जो उस्र लिया गया या मुसलमान से लिया गया। यानी अगर देखा जाए तो ऐसे भी पूछा जाता, मुसलमान निम्नलिखित में से कौन से कर देते थे? तो एक जकात देते थे और दूसरा उस्र दिया करते थे। जजिया ब्राह्मणों हिंदू पे लगता था, गैर मुस्लिम पे, और जो खिराज था ये भी गैर मुस्लिम पे लगता था। एक और टैक्स महत्वपूर्ण है, जो टैक्स था आपको दिख रहा है, खुम्स या खम्स। खम्स जो टैक्स हुआ करता था, ये टैक्स था किसमें? युद्ध में जब लूटी गई माल होती है, जो युद्ध में लूटा गया धन होता है, उस धन का जो हिस्सा ले लिया जाता था वो खुम्स हुआ करता था। ये आप देखेंगे तो इसका जो भाग हुआ करता था 1/5 हुआ करता था। इन 5 टैक्सों के अलावा भी कुछ अन्य टैक्स हैं जिनकी हम बात आपसे करेंगे।
कौन कौन से टैक्स हैं जी लिखो दोस्तों, ये आपको यहीं पे आपको क्लियर कर देते हैं कि कौन कौन से टैक्स हैं। हम आपको थोड़ा सा हाईलाइटर मोटा ले लें जिससे आपको चीज़ें जल्दी पकड़ में आए। देखिए ये देखिए ये सही है। एक और टैक्स था जिसका नाम था चराई, ये चारागाह के पर वसूला जाता था, जो पशु चराते थे उनसे लिया जाता था। दूसरा गृह कर होम टैक्स जो आज लिया जाता है उसका नाम था घरई, यानी चराई और घरई ये टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने वसूला था, दोनों टैक्स नए टैक्स बनाकर। उसके बाद इसके अलावा इन 7 के अलावा एक और टैक्स था जिसका नाम था तरकात, टैक्स बदल देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। एक टैक्स था जिसका नाम था तरकात। तरकात टैक्स क्या था, ये लावारिस जो संपत्ति हुआ करती थी उससे होने वाली आय थी, ये तरकात। यहाँ तक क्लियर। देखिए दोस्तों कितनी हमने टैक्स बताई, फिर से ध्यान दीजिए। अब तक 4 टैक्स बताए जो धर्म के आधार पर लिए जाते थे। एक था जजिया, एक था जकात, एक था उस्र और एक था खिराज। जजिया गैर मुसलमान से लिया जाता था, खिराज गैर मुसलमान से लिया जाता था, जकात मुस्लिम भाई से लिया जाता था, उस्र मुस्लिम भाई से लिया जाता था। जकात धर्म के आधार पर लिया जाता था, उस्र भूमि के आधार पर लिया जाता था, जजिया धर्म के आधार पर लिया जाता था और खिराज भूमि के आधार पर। इतनी बातें अगर स्पष्ट तो क्रिस्टल क्लियर है आपका, हमने बताया। और घरई चरई आप नाम से जान जाएंगे। एक महत्वपूर्ण और था तरकात, जिसे लावारिस संपत्ति पर वसूला जाता था। खुम्स हमने बताया, खुम्स या खुम्स युद्ध में लूटी हुई संपत्ति थी। आइए इतनी की हम पीपीटी देख लेते हैं। देखिए धार्मिक कर जजिया गैर मुसलमान से लिया जाता था, छूट थी वृद्ध अपंग ब्राह्मण, अलाउद्दीन खिलजी पर ब्राह्मणों पे लगाया, जो देता था उसे जिम्मी कहते थे, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला। जकात मुसलमान भाई से लिया जाता था, धनी मुसलमान मुख्यतः इसको देते थे, इसकी दर 2.5% थी। खुम्स सैन्य अभियान थे और यह लूट में जो हिस्सा हुआ करता था वो उस टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसके बाद हमने बताया भूमि कर के आधार पे गैर मुसलमान से और मुसलमान से, गैर मुसलमान से जो लिया जाता था उसे खिराज कहते थे और ये उपज का 1/3 हिस्सा हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 हिस्सा भी वसूला। उसके बाद जो अगला टैक्स था वो जो मुसलमान से लिया जाता था उसका नाम उस्र था। उस्र 1/5 से 1/10 के बीच में लिया जाता था। इसके अलावा घरई और चरई भी 2 प्रकार के टैक्स थे जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने वसूला, कलेक्ट किया। उसके अलावा तरकात ऐसी संपत्ति, लावारिस संपत्ति पर जो इनकम होती थी, जो आय होती है, उस पर जो टैक्स लिया था उसे तरकात के नाम से जानते थे। एक तक क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से अगर हम आगे चलेंगे तो हमारी आपसे बात होगी मुगल। एक इमेज आप देख रहे होंगे जिस इमेज पे आप बिल्कुल परिचित होंगे, ऐसा आप मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं जानता ये क्या है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, ये कुतुब मीनार है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाई थी? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कब सत्ता में आता है? जी हाँ दोस्तों 1206 से लेकर 1210 के बीच में। इतनी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो आप बिल्कुल आपकी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कई चीज़ों का निर्माण कराता है, मुख्यतः 3-4 हैं जिन्हें आपको जानना होगा। आपको उनकी हम इमेज दिखा देते हैं जिनमें आपकी 2 हैं। पहला आपको इमेज दिख रही है कुतुब मीनार, दूसरी इमेज आपको दिखा दें, जी हाँ दूसरी इमेज आपकी है कौन सी? दूसरी इमेज है आपकी ये क्या है? ये है कुतुबुल इस्लाम। ये है कहाँ पर? यह भी है स्थित दिल्ली में। इतनी बातें अगर स्पष्ट तो हम बताते हैं इनके बारे में डिटेल थोड़ी सी। देखिए सबसे पहले इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी जिसका नाम था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये 5 मंजिला है, इसमें 5 मंजिल है। देखिए पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी और ऊपर सबसे 5वीं। अगर देखा जाए तो इसमें पैटर्न पाया जाता है। जो सबसे नीचे की मंजिल है पहले में आप देखेंगे सर्किल, फिर आप देखेंगे क्या? त्रिभुज, ऐसे करके फिर सर्किल फिर त्रिभुज। ये पहली मंजिल पे चारों तरफ ऐसे ही संरचनाएं बनाई गई हैं। लेकिन इसके ऊपर जो दूसरी मंजिल है वहाँ पर केवल सर्किल को फॉलो किया गया है। उसके ऊपर जो तीसरी मंजिल है वहाँ पर केवल रेक्टेंगल को फॉलो किया गया है, त्रिकोण को फॉलो किया गया है। लेकिन ये मंदिर का जो निर्माण इस मीनार का जो निर्माण कार्य शुरू कराया था वो शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसके निर्माण कार्य के जब चल ही रहा था तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? हमने बताया था चौगान खेलते हुए, लेकिन घोड़े से गिर के चौगान खेलते हुए 1210 में। लेकिन उसके बाद इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाता है इल्तुतमिश इसके निर्माण कार्य को पूर्ण कराता है। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक का समय आता है तो यह
आपदा में, एक भूकंप में उसकी ऊपरी की 2 मंजिलें गिर जाती हैं। तो फिर फिरोज शाह तुगलक इसकी दोनों की ऊपरी की मंजिल का मरम्मत कराता है, और मरम्मत कराते समय ये एक नई चीज़ ऐड कर देता है कि ऊपर की दोनों मंजिलों पे उसने संगमरमर लगवा दी है, जिससे इसकी जो छटा थी, इसकी जो सुंदरता थी वो कम हो गई है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। एक निर्माण कराया था कुतुबुल इस्लाम मंदिर मस्जिद का, जो 27 हिंदू और जैन मंदिर को हटाकर बनाए गए थे। उसके सिवा उसने निर्माण कराया किसने? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, ये अजमेर में है। ये था क्या ये नया बनवाया? नहीं, ये भी नया नहीं बनवाया, ये संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनवाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। तो अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए गए निर्माण। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इल्तुतमिश ने क्या बनवाया। हाँ सॉरी, इल्तुतमिश ने निर्माण कराया सुल्तान गढ़ी का मकबरा इसने निर्माण कराया। और अगर माना जाए तो ये पहला मकबरा का निर्माण यहीं से होता है। ये भारत का प्रथम मकबरा है, और जो प्रथम मकबरा है इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरों का जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? मकबरों का जन्मदाता। अगर देखें तो ये उसका फ्रंट व्यू है, जो सामने से जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो संरचना आपको दिखेगी वो मकबरे को इस तरह से खस्तकोणी बनाया गया है। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो दोस्तों, यहाँ से आगे चले। अब इल्तुतमिश के लिए हमने बताया। इसके बाद शासक आता है जो महत्वपूर्ण है, बलबन। बलबन ने भी 2 संरचनाएं महत्वपूर्ण बनवाई। एक तो उसने खुद का मकबरा बनाया। आइए उसके मकबरे को देख लेते हैं क्या है। ये देखें, ये है बलबन का मकबरा जो खंडहर हो चुकी है। बलबन के मकबरे में आप देखेंगे इसने पहले गियासुद्दीन बलबन ने अपने मकबरे को बनवाया, और ये कहाँ पे अवस्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। लेकिन इसकी जो विशेषता है वो क्या है? इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर इस्लामिक आर्क का प्रयोग किया गया है। पहली बार शुद्ध इस्लामिक आर्क, जो आर्क होते हैं आप ये देखें, ये जो इस्लामिक आर्क है इसका सबसे पहली बार अगर कहीं प्रयोग किया गया है तो प्रयोग मिलता है कहाँ पर? फर्स्ट यूज ये मिलता है बलबन के मकबरे में। ये थी बलबन के मकबरे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। ये इस्लामिक शैली से निर्मित पहला मकबरा है। दूसरी चीज अगर बात करेंगे तो यहाँ से हम आगे बात करेंगे आपसे इसके बाद जिस अगले महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस अगले शासक की, वो शासक आता है कौन? वो आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या निर्माण कराता है? अलाउद्दीन खिलजी निर्माण कराता है अलाई दरवाजा का निर्माण कराता है। अलाई दरवाजा के अलावा ये निर्माण कराता है सिरी का महल या सिरी का किला। सिरी की किला जब बनवाता है दिल्ली में तो उसका उद्देश्य था कि जो मंगोल आक्रमण करते हैं उनसे हमें सुरक्षा मिल सके। सेफ्टी के लिए करता है कि जो मंगोलों का आक्रमण होता है उनसे हमें सुरक्षा मिल सके। आगे अगर देखेंगे तो अलाई दरवाजा ये पहली ऐसी इमारत है, किसने बनवाई है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। आपको इमेज दिख रही होगी। ये पहली ऐसी इमारत है, पहली ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर दोस्तों यूज किया गया है क्या? प्रथम गुम्मद का। ये जो गुम्मद बना है ये फर्स्ट वैज्ञानिक साइंटिफिक डोम है, यानी यह पहली वैज्ञानिक गुम्मद का निर्माण यहीं पर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अलाई दरवाजे में। किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पे प्रथम सल्तनत कालीन संगमरमर का प्रयोग है। भारतीय काल पूरे भारत में नहीं, इसके पहले भी दक्षिण भारत में बहुत सारी इमारतों में, मंदिरों में संगमरमर का प्रयोग हो चुका है, लेकिन सल्तनत काल में पहली बार संगमरमर का प्रयोग यहीं पे दिखाई देता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने हौजे खास का भी निर्माण कराया था। इसके बाद अगर देखेंगे तो शासन आता है गियासुद्दीन तुगलक का। गियासुद्दीन तुगलक के लिए 2 महत्वपूर्ण है। कौन सा है? एक तुगलकाबाद का वो किला बनाता है जिसका निर्माण सुनहरी ईंटों की सहायता से किया गया है, और इसके अलावा गियासुद्दीन का मकबरा बनता है जो झीलों के बीच में अवस्थित है। एक मकबरा और झील के बीच में है जो सासाराम में है। जी हाँ दोस्तों, सासाराम में है। उसका जवाब आप लोग देंगे कि उसका मकबरा है। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हाँ, मैं टाइम देख रहा हूँ, बिल्कुल 9:37 हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कोई बात नहीं, वीडियो के अंतिम चरण में हम चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से गियासुद्दीन तुगलक की हमने बात की,
दो बिल्डिंग इसकी हैं, तुगलकाबाद का किला और दूसरा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो झील के बीच में बना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी बात आपसे एक महत्वपूर्ण शासक की और होगी जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हमने बताया पहले ही कि इसने जो कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार की जो बिल्डिंग गिर गई थी उसका मरम्मत करवाया था, लेकिन पैटर्न छोड़ दिया था, पैटर्न को फॉलो नहीं किया। और दूसरा अशोक व टोपरा में अशोक के जो टोपरा के अभिलेख थे और मेरठ से प्राप्त करके दिल्ली में जाकर रखवाया था। महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आपको जानना होगा। इसके बाद जिस शासक की बात आती है वो शासक आपको इमेज में दिख रहा है, सिकंदर लोदी का मकबरा। ये जो मकबरा आपको दिख रहा है ये सिकंदर लोदी का मकबरा है। ये अष्टकोणीय मकबरा है। अष्टकोणी का मतलब 8 कोणों पे बना हुआ, A1 2 यानी ऑक्टागोनल है। ये उसकी आकृति कुछ इस तरह से बनी है, ऐसे कुछ इस तरह से बनी है ऑक्टागोनल में, और बहुत ही खूबसूरत मकबरा ये बना हुआ है। और ये यहाँ पर इसकी जो इम्पोर्टेंस है क्या है, यहाँ पे दोहरे डबल गुम्बद का पहली बार प्रयोग किया गया है। कहाँ पर? सिकंदर लोदी के मकबरे में। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जहाँ पर डबल डोम का प्रयोग किया गया। तो ठीक है दोस्तों, जितनी हमने बात की, इसे बनवाया किसने था? सिकंदर लोदी ने ही बनवाया था। दोहरे गुम्बद का प्रयोग है इसकी महत्वपूर्ण बात। तो आइए सबकी पीपीटी एक बार देखते हैं, फिर वीडियो की अंत करेंगे। आइए देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया। कुतुबुल इस्लाम बनाया था, 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर बनवाया था। उसके बाद हमने बताया कुतुब मीनार 5 मंजिला बिल्डिंग है, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। लेकिन इसकी शुरुआत करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है 1210 में। उसको पूर्ण कराने का कार्य जिम्मा लिया इल्तुतमिश ने। लेकिन जब ये एक बार ढह जाती है आपातकालीन स्थिति में तो उसको आगे बढ़ाता है, मरम्मत कराता है फिरोज शाह तुगलक। पैटर्न को ये छोड़ देता है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है संस्कृत विद्यालय को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कराता है। इल्तुतमिश हमने बताया इसकी महत्वपूर्ण चीजें क्या है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण, और इसे ही इल्तुतमिश को ही मकबरों का जन्मदाता कहते हैं। और ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा है। इसके बाद हमने आपको बताई थी बलबन की बात। बलबन का लाल महल उसने बनवाया। बलबन का मकबरा जो प्रथम शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित मेहराब यहीं पर है। हमने आपको इमेज दिखाई थी, कुछ इस तरह से मेहराब बने हुए थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी। ये सीरी का किला बनाता है। किस उद्देश्य से? इसका ऑब्जेक्टिव था मंगोलों से सेफ्टी। उसके बाद अलाई दरवाजा का निर्माण कराता है। ये दिल्ली, ये सल्तनत की इमारत ऐसी है जो संगमरमर का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि से फर्स्ट टाइम गुम्बद यहीं पर बना था। और इस हौज खास का निर्माण कराता है गयासुद्दीन तुगलक आता है, जिसने तुगलकाबाद का किला बनवाया। और मोहम्मद तुगलक ने इस गयासुद्दीन तुगलक का अपना ही मकबरा बनवाया और ये झीलों के बीच में स्थित है। इसके बाद हमने बताया कि यफ्ती फिरोज शाह तुगलक आता है। इसके बारे में हमने बताया कि ये कुतुब मीनार का मरम्मत करवाता है। और दूसरी ये मस्जिदों का, इसके काल को मस्जिदों का काल कहते हैं। बहुत सारी मस्जिदें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनती हैं। अशोक का जो टोपरा और मेरठ के जो स्तंभ है उसे उठाकर ये दिल्ली ले जाता है। सिकंदर लोदी इसके बाद महत्वपूर्ण शासक आता है जो इब्राहिम लोदी की से पिता हुआ करता है। ये सिकंदर अपना खुद का मकबरा बनवाता है। यहाँ पर पहली बार डबल डोम का उपयोग किया गया था। ये थी आज की पूरी वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हम समय देख रहे हैं, टाइम हो चुका है 9:37। तो आज रुकेंगे यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज़ 9 बजे पर डे 9 AM पर हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही कुछ ना कुछ नए वीडियो को लेकर। हिस्ट्री के पूरे क्रैश कोर्स को हम ख़त्म करेंगे। अभी तक हम सल्तनत पहुँचे हैं, सल्तनत के बाद हम बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे, फिर हम मुगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।